तो स्टार्ट करें हम लोग। हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़े थे बेटा, ये हाइड्रोकार्बन। चलो ठीक है, क्या पढ़े हम लोग? रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शन। 7 लोग आ गए, कुछ बचे? अनाउंस कर दिया, बता दिया। अभी क्लास ही आपकी क्या है? तो अभी तक आप लोग पढ़े होंगे ना यहाँ पे। तो बेंजीन में 3 मेन रिएक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन, चौथा तीसरा क्या? ऑक्सीडेशन। बेंजीन जो होता है, देखो बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये किसी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक का विरोध करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो इसमें होते नहीं। आपसे कोई पूछे बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके 2 कारण है। पहला, बेंजीन खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण नहीं होता, और ऊपर से H- एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो निकलना भी नहीं चाहता। तो किसी भी तरीके से इस पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस वगैरह नहीं होते। तो बेंजीन जो है ये 3 तरह के रिएक्शन मेन शो करता है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक रिडक्शन हम बता चुके हैं, बर्च रिडक्शन। सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराने पर 1,4 एडिशन होता है, बर्च रिडक्शन। और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये शो करता है। ये 2 रिएक्शन शो करते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है आप देख लो, ये पहले से लिखा हुआ है। बेंजीन के मोहल्ले में बेंजीन है, ठीक है। इसमें कोई रिएजेंट आ जाए जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्ट, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो होता है ये, अगर ये आयोनाइज होता है, ये टूटने वाला हो, मान लिया ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूट जाता हो, तो जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है ये बेंजीन पर अटैक करके वहां पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन को भगा देता है। और भागा हुआ जो हाइड्रोजन है NU, वो NU के साथ मिलकर क्या बना देता है बेटा? NUH। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पर अटैक करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। अच्छा, ये रिएक्शन में अक्सर कभी जब कुछ जगहों पर अपने आप टूट जाते हैं, जब ये नहीं टूटते तब यहाँ कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं कहीं पे आप कुछ कैटलिस्ट देखेंगे, कुछ सॉल्वेंट लिखे हुए नजर आएंगे, यहाँ पे हो जाते हैं। आप ऐसे याद करो, जब भी बेंजीन के मोहल्ले में कोई ऐसा रिएजेंट आ जाएगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों चीज प्रेजेंट होगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन पर अटैक करके यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बोलो बेटा। ओके, ये अपने आप। अब मैं आपको बताऊं, ये तरह तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। जैसे अगर आप इसका Cl2 से रिएक्शन करा दें तो एक Cl बने, एक प्लस बनेगा, एक Cl माइनस। Cl प्लस का अटैक होगा तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर अटैक कराइए, उस इलेक्ट्रोफाइल के आधार पर आप नाम लिख सकते हैं। यार इसकी हवा बहुत तेज है, क्या चीज? ये बंद कर दूं? ये बंद कैसे होगा भाई? अब ध्यान दो, हर किसी भी मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना है। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों हो, बेंजीन पे अटैक करेगा, 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके स्थान पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। हटा हुआ हाइड्रोजन NU के साथ मिलकर NUH बना देगा। इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में? अब आपको अलग अलग मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफाइल पहचानने हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आपको मिले वो हर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करके यहाँ से हटा सकते हैं। अब चलें एक एक करके एग्जांपल दें। ये बेंजीन रिंग था, इसके मोहल्ले में रिएजेंट आया, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था, कैटलिस्ट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है ना भी हो। इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो होगा ये बेंजीन पर अटैक कर जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा, H लेके हट जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और NUH, ठीक है। अब ये रिएक्शन होता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले जब आप इस इलेक्ट्रोफाइल और इस रिएजेंट को और बेंजीन को करीब लाते हैं तो सबसे पहले ये खुद टूटता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बेंजीन पे अटैक करता है, कुछ बनता है, समझ में आ गया? और फिर वहां से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेता है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या करता है? यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेता है। तो इसका मैकेनिज्म यही है। बुक्स में लिखा कैसे जाता है? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आपने क्या किया? साथ लाया, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस पर अटैक किया, तो जैसे एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था तो एल्कीन का कार्बन, दोनों कार्बन में से एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाता था, दूसरे पर क्या आता है? माइनस आ जाता था ना। तो वैसे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी ऐसे होता है कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल के करीब आया, इलेक्ट्रोफाइल के इंटरेक्शन की वजह से ये बॉन्ड टूट के एक कार्बन पे आ जाएगा, और जिस कार्बन पे माइनस होगा उस पर क्या होगा? जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर माइनस होगा, और जिस पर से आएगा उस पर क्या होगा? प्लस। और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल माइनस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है। फिर इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल के बाद 2 ऑप्शन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। इस न्यूक्लियोफाइल के बाद 2 ऑप्शन है, या तो ये इसके साथ जुड़ जाए, या तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को चुरा ले, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है। हर नेगेटिव चार्ज का 2 नेचर होता है, ठीक है। अगर ये यहाँ जुड़ जाता है तो जुड़ने पर हमें मिलेगा एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये H पहले से है, यहाँ एक H है, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो हमें मिलेगा एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेता है तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा और फिर ये माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के एक्ट काम की वजह से 2 रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, एक नॉन एरोमेटिक रिजल्ट और एक एरोमेटिक रिजल्ट। तो नॉन एरोमेटिक रिजल्ट क्या होता है? अनस्टेबल इन कंपेयर टू एरोमेटिक रिजल्ट। तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर इस हाइड्रोजन को चुराता है, ये इस पर अटैक नहीं करता और ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग। इसी को यहाँ पे लिखा गया है मैकेनिज्म के माध्यम से कि सबसे पहले जो कैटलिस्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट होगा, ये डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। पहला अटैक क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक होगा, एक ये केटायन बनेगा, ये केटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता रहता है जो दिखाया गया है। ये कभी कभी इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी लोग लिख सकते हैं, ये इसको लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। फिर वापस क्या होगा? इसी केटायन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को चुरा लेगा और ये बना देगा NUH और ये प्रोडक्ट। पहला स्टेप कहलाता है द स्टेप व्हिच इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और तीसरे स्टेप में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+ बाय न्यूक्लियोफाइल या डीप्रोटोनेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसके रिएक्शन के बीच में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, ये बेंजीन का एक आयन है इसलिए इसको बेंजोनियम आयन कहते हैं। इसको एरोमेटिक कंपाउंड का आयन है इसलिए इसको एरिनियम आयन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी होता है। क्या होता है बेटा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप इन्वॉल्व अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, थर्ड स्टेप इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+ बाय न्यूक्लियोफाइल या डीप्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये तीनों स्टेप के बाद में फाइनली, और ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये मोस्ट ऑफ सल्फोनेशन को छोड़ के यही वाला स्टेप RDS होता है, सबसे स्लो यही होता है। ये 3 स्टेप में हुआ, लेकिन सबसे स्लो स्टेप कौन सा होता है? ये वाला, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे अटैक होता है, क्योंकि स्टेबल चीज रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये टाइम लगता है इसको बनने में। और सेकंड स्टेप फास्ट होता है, क्योंकि थर्ड स्टेप फास्ट होता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन। ओके, तो अब हर रिएक्शन में, हर रिएक्शन जितने आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पाएंगे उसमें ये पहला स्टेप अंतर होता है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग अलग स्टाइल से बनते हैं, बाकी इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण बेंजीन रिंग पे और न्यूक्लियोफाइल द्वारा H+ का चुराना सब में एक ही स्टाइल से होता है। बस कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल Cl+ होगा तो न्यूक्लियोफाइल Cl- होगा, कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा, न्यूक्लियोफाइल HSO4- होगा, कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल R+ होगा, इलेक्ट्रोफाइल R+ होगा, न्यूक्लियोफाइल Cl- होगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की जगह लोग चेंज होंगे, बाकी इनके काम करने के तरीके सेम। तो एक बार मैंने मैकेनिज्म बता दिया, तो दोबारा हम बताएंगे। तो इसका मैकेनिज्म यही है कि जैसे ही बेंजीन रिंग के मोहल्ले में किसी रिएजेंट को भेजेंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा। पहला अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। किसका फॉर्मेशन होगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स का। फिर न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को निकाल के बना देंगे फाइनल प्रोडक्ट। आया? तू इतना लेट क्यों आ रहा है बेटा? आपको समझ में नहीं आएगा पूरा? हाँ, रिएक्शन कहां से लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन कहां से लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन जो RDS होता है यहीं से। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? क्या चीज? सर में बहुत दर्द है। चाय पीने के चक्कर में कल एल्काइन रुक गया था। ठीक है, आज देखते हैं लास्ट में। ओके, पहले इधर पढ़ो। आज लास्ट में जो पीना होना होगा आखिरी में, ठीक है? कोई आसपास मेरे साथ रिएजेंट आ जाए जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करके हाइड्रोजन को हटा देगा, और हटा हुआ हाइड्रोजन NU के साथ मिलकर NUH बना देगा। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है, फिर अपने आप या तो अपने आप टूट जाता है या तो कैटलिस्ट तोड़ देता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि केटायन होता है। ये कैसे? वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से ये बॉन्ड टूट के एक कार्बन पे चला जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये माइनस वाला कार्बन इससे जुड़ जाए, तो जो नहीं जुड़ेगा वहां पर क्या दिखेगा? प्लस। अच्छा, इंटरमीडिएट थोड़ा सा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हाइब्रिड भी लिखा जा सकता है। फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ बढ़ेगा, और फिर ये पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को चोरी कर लेगा, और हाइड्रोजन की चोरी होते ही उसी कार्बन पे माइनस आएगा, और फिर माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड बना के बन जाएंगे प्रोडक्ट। ये रिएक्शन 3, ये रिएक्शन यही सबसे स्लो होता है, यही RDS होता है। तो रेट वगैरह यहीं से हम लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन वगैरह, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये लिखा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल, मॉलिक्युलरिटी 2। इस रिएक्शन का सिंबल जो होता है SE2 रिएक्शन होता है। जैसे SN1 SN2 रिएक्शन आपने पढ़ा था ना, वैसे SE1 SE2 रिएक्शन होता है। तो SE2 रिएक्शन मतलब क्या हुआ? 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, E मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन पर जो रिएक्शन होता है वो बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एक और बात बोले मैं इसमें, अगर मैं आपसे सवाल करूं, यहाँ पर मैं बेंजीन ले लूं, अगर ये बेंजीन और बेंजीन पर ड्यूटेरियम लगा दूं, दोनों पर सेम कंडीशन में सेम रिएजेंट को अटैक कराऊं, रेट ऑफ दो, इसमें इलेक्ट्रोफाइल H को हटाता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल D को हटा रहा हूं, तो कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा? हमें देखने में ये लग रहा है, हमें देखने में लग रहा है कि H वाला फास्ट होगा, D वाला स्लो होगा, क्योंकि CD बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। लेकिन हम रेट ऑफ रिएक्शन कहां से पता कर रहे हैं? हम रेट ऑफ रिएक्शन किस जगह से पता कर रहे हैं बताइए? हम रेट ऑफ रिएक्शन जहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है वहां से रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं करते हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन कहां से पता करते हैं? जहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल पहली बार इस बेंजीन पे अटैक करता है। मतलब अगर ये वाला जहां पे CH बॉन्ड टूटा है, यहां से हम रेट पता करते हैं, यहां से रेट पता करते हैं, तब तो इस CH और CD के आने से रेट पर हमें फर्क दिखता। पर हमने रेट तो एक दिन पहले पता कर लिया। जैसे रिएक्शन 3 दिन में होता है, सैटरडे को इलेक्ट्रोफाइल बना, संडे को इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, मंडे को न्यूक्लियोफाइल ने चुराया, तो हमने रेट किस दिन पता कर लिया? हम तो संडे को नोट करके बैठ चुके हैं। तो अब हाइड्रोजन स्लो निकले या फास्ट निकले हम तो उस दिन नोट ही नहीं करेंगे। हमने जिस दिन नोट किया था उस दिन हमें क्या मिला? हमें सेम मिला। आया समझ में आपको? तो इसलिए याद रखिएगा कि बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर जो है यहाँ पर आइसोटोप का इफेक्ट नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ आइसोटोप ऑन द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो होता है इसका प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि सल्फोनेशन में तीसरा स्टेप स्लो स्टेप होता है। सल्फोनेशन में कौन सा स्टेप स्लो होता है? थर्ड। आया समझ में? तो कोई पूछे बेंजीन और ड्यूटेरेटेड बेंजीन पर हम रिएक्शन कराएं तो रिएक्टिविटी सेम स्पीड होगी, अलग अलग स्पीड होगी, तो ये सेम स्पीड होगी। आया समझ में आपको? चलिए, ये कहां से पहले आ गया, इसकी तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। ओके, अब हमें पढ़ना है, ये हम GOC में पढ़ चुके हैं, ये GOC वाले लेक्चर है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया बस, और कुछ नहीं है। अब हम ये पढ़ेंगे, चलो ठीक है, कि एक बेंजीन है और एक बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा दिया जाए, तो दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी जो है इस रिएक्शन में ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये हमें जानना है। ये पोजीशन हमें नहीं जानना है, ये तो ऑर्थो पर डायरेक्ट लिखा। किसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज्यादा होगी? आपसे पूछा जाए डिसाइड रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। डिसाइड रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल टुवर्ड्स ESR। ESR समझ रहे हैं आप लोग ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इसको बताने के वही तरीके GOC में हम बता चुके हैं। जिस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस पर अटैक क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करें, मैं लिखा तो था लेकिन डिलीट हो गया, जैसे मान लीजिए कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं GOC में, एक्टिवेटिंग, पढ़ा ना, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स टुवर्ड्स ESR। ठीक है, जैसे आपसे कोई सवाल करे, ये बेंजीन है, ये बेंजीन पर कोई ग्रुप लगे, अब इसमें रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी या कम होगी, तो इसको बताने के दो रास्ते, इसको बताने के दो रास्ते। एक है बाय कंपेयरिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या एक ग्रुप को देख करके डायरेक्टली बता दो। एक है डायरेक्टली बाय नेचर ऑफ ग्रुप, डायरेक्टली
बाई नेचर ऑफ ग्रुप। ये मैंने हम लोग जीओसी में पढ़ चुके हैं कि अगर इस ए के स्थान पे, याद रखिएगा, अगर ए के स्थान पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा प्लस एम प्लस एच प्लस आई, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑन रिंग होगा, ये बढ़ जाएगा, और इसीलिए इन ग्रुप को क्या कहेंगे बताओ, यहाँ पर रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इसीलिए सभी प्लस एम प्लस एच और प्लस आई ग्रुप जो है ओवरऑल जो होते हैं, ओवरऑल प्लस एम प्लस एच ग्रुप को क्या कहा जाता है, रिंग एक्टिवेटर, रिंग एक्टिवेटर या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स ESR। और ठीक इसका उल्टा माइनस एम माइनस एच माइनस आई ग्रुप लगा हो तो क्या कहते हैं हम लोग, डीएक्टिवेटिंग। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल, हमने कहां पढ़ा बताओ, जीओसी, डिटेल फॉर डिटेल सी जीओसी, संपर्क जीओसी, कॉन्टैक्ट जीओसी, है ना, ठीक है। इसका उल्टा माइनस एम माइनस एच माइनस आई ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर ए के स्थान पे माइनस एम माइनस एच माइनस आई ग्रुप लगा हो तो इन सबको क्या कहेंगे, रिंग डीएक्टिवेटर। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया होता रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर आपको ये नहीं बताया होता मैं, तो भी आप बता सकते थे। जैसे दोनों पे इलेक्ट्रोफाइल बना लो, तरीका नंबर 2, मेथड 2। मेथड 2 में दिमाग लगता है, इसका यूज अब बच्चे नहीं करते, असली मेथड यही है, लेकिन इसका लोग अक्सर मेथड ये करते हैं जो शॉर्टकट मेथड। इसमें हमें क्या करना है कि दोनों पे हमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है, दोनों पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दो, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दो और यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दो। दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो और दोनों के रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लो। पहला, जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल होगा वो तेज रिएक्शन करेगा, एक ही तरीका है ना, कि जिसका इंटरमीडिएट केटायन स्टेबल होगा उसमें रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। अगर मान लिया आपको पता चला कि ये मोस्ट स्टेबल है तो ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये इसके कंपेयर में लेस स्टेबल है, ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ये दूसरा तरीका है। अच्छा, किस बुक्स में आप ये दूसरा तरीका पाएंगे, किसी बुक्स में पहला तरीका पाएंगे, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। इसमें थोड़ा पंगा ये होता है कि पहले केटायन बनाओ, फिर केटायन की स्टेबिलिटी चेक करो, फिर जवाब दो। इसमें पंगा नहीं होता, सीधा सीधा ग्रुप देखो और जवाब दे दो, तो हमारे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हमने ये बता दिया कि फ्यूचर में अगर हमारे इस लेवल वाले क्वेश्चन से कभी क्वेश्चन फंसे तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक और हथियार है, अगर मान लिया ब्रह्मा से काम नहीं चला तो एक और जो है भगवान इंद्र वाला भी हथियार ये भी है ना, यूज कर सकते हैं, है ना। सूर्य देव वाला हथियार, भगवान इंद्र देव वाला हथियार, समझ में आ गया आपको, ये याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आप बता देंगे, इसमें कौन सा ग्रुप होगा बताओ, इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बताओ। ये इसे प्लस एम है, ये माइनस आई, इसका रिएक्टिविटी में इसका माइनस आई देखा जाता है, रिएक्टिविटी में क्या देखते हैं इसका माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस एम और ये प्लस एच है। तो आंसर होगा सबसे पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा और सबसे कम तीसरा। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। इसकी रिएक्टिविटी सेम एग्जांपल, एकदम सेम एग्जांपल, यहाँ रिएक्टिविटी घटेगी, यहाँ रिएक्टिविटी और घटेगी और यहाँ रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक और बात बता दूं, इसका केटायन सबसे स्टेबल होगा क्योंकि इसके केटायन का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देखिए बैक बॉन्ड बना देगा, मतलब लोन पेयर से स्टेबल कर देगा, तो ये सबसे तेज रिएक्शन करता है। ऐसे यहाँ पर भी आप बता सकते हैं, प्लस एच ग्रुप देखिए, ये CH3 प्लस एच है, कौन सा ग्रुप देखेंगे, CH3 का प्लस एच, इथाइल का प्लस एच, आइसोप्रोपाइल का प्लस एच, टर्सरी ब्यूटाइल, इसका प्लस एच ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी ज्यादा। ये भी आप पढ़ चुके हैं। अभी डाउट आ गया क्या चीज, नहीं बैक बॉन्डिंग होगा, उस बैक बॉन्डिंग की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पे इस अटैक को फैसिलिटेट करता है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इस पर डिक्रीज करता है। ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ही इस पर अटैक कहां होगा वो फिक्स होगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जबकि रिएक्टिविटी को घटा चुका है। आया समझ में, ठीक है। अगला यहां पर बताएं इनमें रिएक्टिविटी, जल्दी से बता के देखें। यहाँ पे एक, अगर ऐसे कभी कोई ग्रुप लिखा हो ना, तो जो पहला वाला एटम है ना उसको ध्यान से देखो, या ग्रुप को खोल लिया करो, तो आप ग्रुप को ओपन कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। बता दो, आ गया समझ में आपको। तो ये ऑक्सीजन जो है जुड़ा हो रहा है, इसे प्लस आर कहेंगे, और ये हो जाएगा माइनस आर और ये प्लस एच, तो आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। ऐसे ये दो रिंग है, रिंग 1 है, रिंग 2, तो रिंग 2 ज्यादा रिएक्टिव होगा देन, ठीक है, दो रिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, रीजन दिया हुआ है, ये क्यों होता है, ऑर्थो और पैरा पे क्यों अटैक करता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये रीजन शायद हमने पहले भी पढ़ा क्या, ये सब ऊपर नीचे हो गया। डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, मतलब कहां अटैक होगा, तो बस रीजन वही है, जब प्लस एम ग्रुप लगा होगा तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और माइनस एम ग्रुप होगा तो ऑर्थो पैरा पे कम होगी, तो इसलिए अटैक कहां होगा जो है मेटा पोजीशन पे, माइनस एम में, और प्लस एम में कहां अटैक होगा, ऑर्थो या पैरा। यहां समझाऊं या आगे बढ़ जाऊं। अब आपसे पूछा जाएगा इन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओ, हाँ सेम है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कहां, ऑर्थो प्लस है पैरा, इसका पैरा मेजर होगा, क्योंकि पैरा देखो जनरली पैरा मेजर होता है, पर अगर भीड़ कहीं पर, सॉरी जनरली पैरा मेजर होता है, पर ऑर्थो पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए तो ऑर्थो मेजर। यहाँ पर कहां अटैक करेंगे जो है, अब देखो ये अगला चैप्टर आपका क्या आने वाला है, हेलोबेंजीन। नेक्स्ट चैप्टर है हेलोबेंजीन, हेलो, और इसका आईयूपीएसी नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे सीएल लगा दें, बोले बच्चा इसका नाम बता दे, तो बोलेंगे 1 2 3 3 क्लोरो फेनांथ्रीन, पक्का। यहाँ पे लगा दे तो क्या नाम हो जाता बताओ, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यार सब, तो टेस्ट में तो आया था। या यूपीएससी नेम में पढ़ाया जाता, चलो पढ़ा दिया बस खत्म। अब हम पढ़ेंगे, सुनो देखो भाई, बेंजीन पे हमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना होगा तो हम कहीं भी जोड़ देंगे। बेंजीन पे एक ग्रुप लगा होगा तो भी हम कहीं भी पता करके जोड़ेंगे, वो ग्रुप अगर प्लस एम है तो ऑर्थो और पैरा पे जोड़ेंगे, माइनस एम है तो मेटा पे। बेंजीन पे दो ग्रुप लगा होगा तो डायरेक्टर को देख लेंगे, कौन डायरेक्टर कर रहा है, डायरेक्टर उसके हिसाब से जोड़ देंगे। नेफ्थलीन पे जोड़ना हो तो हमेशा अल्फा पे जोड़ेंगे,
बस सल्फोनेशन उसके किस पर होता है, सल्फोनेशन जो होता है बीटा पे, बाकी हर रिएक्शन किस पे होता है बताओ, अल्फा पे। पक्का। एंथ्रासीन पे जोड़ेंगे तो कहां जोड़ेंगे, 9 10 पे। फिनांथ्रीन पे जोड़ेंगे तो कहां जोड़ेंगे, 9 10। वैसे तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ बेंजीन है, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बेंजीन और क्या है, नैप्थलीन है। एंथ्रासीन फिनांथ्रीन की प्रोबेबिलिटी 1.01% है, मतलब बहुत कम है, पर सेफ साइड, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड AlCl3 के साथ कराएं। ठीक है, अब अलग अलग रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलग अलग एग्जांपल्स आप ESR ऑफ बेंजीन, अलग अलग एग्जांपल्स आप ESR ऑफ बेंजीन। नंबर 1 पहला फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट नामक साइंटिस्ट ने बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप लगाने का तरीका बताया, इसे कहते हैं हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। उसमें होता क्या है कि बेंजीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करा दें किसी लुईस एसिड की उपस्थिति में। लुईस एसिड जानते हैं आप लोग ना, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें किसी लुईस एसिड की उपस्थिति में, तो लुईस एसिड ये एल्काइल हैलाइड के में R+ और X- को अलग कर देता है। R+ और X- को क्या कर देता है, अलग कर देता है, और ये R+ इस पर अटैक कर जाता है, क्या बन जाता है, एल्काइल बेंजीन। क्या बन जाएगा भाई, R यहां पर क्या बनेगा, R+ और X माइनस। अब देख लो, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड और AlCl3 नजदीक आएंगे, तो AlCl3 लोन पेयर को जो है एक्सेप्ट करने के लिए हेलोजन से जुड़ जाएगा। ये लुईस एसिड हेलोजन से जब जुड़ेगा तो हेलोजन पे प्लस आएगा, फिर ये हेलोजन R की तरफ से बॉन्ड को छीन लेगा और R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अच्छा, ये हेलोजन AlCl3 के साथ भी बहुत देर तक नहीं रहता, क्योंकि AlCl3 में Al का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ऊपर से यहाँ माइनस चार्ज होता है, तो ये यहाँ से भी अलग ही हो जाता है, क्या बन जाता है, X- और AlCl3 में टूटता रहता है। मतलब ये AlCl3 के आने से ये जो आगे से साथ में थे ये जुदा हो गए, इनके बीच ये अलग हो गए। कैसे अलग हुआ, ये हेलोजन के लोन पे देने से हेलोजन पर प्लस आता है और फिर हेलोजन R की तरफ से बॉन्ड छीन के कीटोन बनाने का प्रयास करता है। अब ये कीटोन क्या है, ये कीटोन इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन के सेकंड स्टेप में बेंजीन पर अटैक करेगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट, और थर्ड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से H चुरा के ये बना देगा प्रोडक्ट। बिल्कुल होगा। अब कार्बोकेटायन बनने की वजह से इसमें देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अटैकर यहाँ पर कार्बोकेटायन है, तो जहां भी कार्बोकेटायन बनता है तो पहले अगर उसमें रिअरेंजमेंट के ऑप्शंस होते हैं तो पहले वो अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है, फिर अटैक करता है। यहाँ पर रिअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बताओ, बोलो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पर रिअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ओके, अब एग्जांपल्स दिए गए, आप बता दो, बना लेंगे आप लोग। ये लुईस एसिड क्या काम करता है, लुईस एसिड अंग्रेज है, दो भाई, किसी राजा के दो बेटे होते थे, उसको पता था कि राजा बुढ़ा हो गया, मरने वाला है, तो उसमें वो जो सबसे बदमाश बेटा होता था, वो जो अय्याश टाइप का होता है, उससे दोस्ती कर लेता था, उसको सारी सुविधाएं देता था और बोलता तेरे को राजा बना देंगे, तो सारी राज बता। धीरे धीरे सारी राज बताता है और उसके बाद में उसकी दोनों में फूट डाल के एक भाई द्वारा दूसरे भाई को मार देता है और फिर दोनों पे कब्जा जमा लेता है, उसको भी आखिरी में मार देता है। ये तो अंग्रेज करता था। अंग्रेज ने कैसे किया था, यही तो किया अकबर मुगल ने भी यही किया था। अकबर ने हमारे महाराणा प्रताप को कैसे हरा, आप उनके भाई से ही हराया। जयपुर के राजा उन्होंने सेनापति बने थे, वहां पर जो अपनी सेना के साथ, राजपूतों की सेना के साथ महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करते थे। वो खुद नहीं आता था, क्योंकि वो खुद तो एक बार उसको छोड़ चुके थे, तो जानता था वो आएगा तो मारा जाएगा, फिर कभी सामने नहीं आया महाराणा प्रताप के, कभी नहीं आया। तो बस वही है, एक से दोस्ती करो और उनको आपस में क्या कर दो, लड़ा दो, यही हाल। यहां पर देखो ये CH3Cl क्या करता है, CH3Cl किसमें टूटेगा, बता दो, CH3+ और Cl-, बस हो गया। अच्छा बताओ, ये CH3+ कहां अटैक करेगा, बेंजीन पर, क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन। ऐसे यहां पर इथाइल होगा तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर क्या आएगा, माइनस, ये यहां पर बनके इथाइल बेंजीन बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल होगा तो AlCl3 यहां से Cl निकलेगा, ये कीटोन बनके यहां पर जुड़ जाएगा और आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड होगा, Cl यहां से बाहर निकलेगा, यहां कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, यहां माइनस, और ये बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या होगा, बेंजीन पर अटैक करके ये बना देगा कीटोन। नहीं आया समझ में आपको। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन होता है, तो रिअरेंजमेंट यहाँ क्या होता है, पॉसिबल होता है। अच्छा, अदर लुईस एसिड जिनका प्रयोग किया जा सकता है, लुईस एसिड जैसे AlCl3 के स्थान पे FeCl3, Fe, BeCl2, BCl3, ZnCl2, SnCl4, InCl3, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। आया समझ में। अब लेकिन कोई भी जिंक क्लोराइड, कोई भी लुईस एसिड यहाँ पे लिया जा सकता है। अच्छा, इसमें R+ कार्बोकेटायन बनने की वजह से एक सावधानी याद रखना कि पहले कार्बोकेटायन में रिअरेंजमेंट करा के फिर अटैक करना। जैसे अगर कोई कहे कि आइसोप्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन के साथ कराएं तो क्या बनेगा, बताओ, बेंजीन के साथ क्या होगा, ये Cl यहाँ से निकलेगा, बोलो, लोन पे डोनेट करेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, ये प्लस का रिअरेंजमेंट होगा और ये बेंजीन पर जुड़ेगा। अब नॉर्मल ग्रुप बेंजीन पे नहीं जोड़ सकते, तो उसमें रिअरेंजमेंट वाला ग्रुप जोड़ना पड़ता है। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, क्या चीज, सब में यही होगा। बस अगर पहले आप कीटोन बना लीजिएगा और कीटोन को रिअरेंजमेंट करके बेंजीन पे चिपका दीजिएगा। अभी आगे एग्जांपल भी आएगा, आप जो पूछ रहे हो सकता है। अच्छा चलिए आगे बढ़े हम लोग, इधर देखें, अगर मान लो इसका रिएक्शन इसके साथ कराया तो क्या होगा, बताओ। ये AlCl3 क्या करेगा, पहले क्लोरीन के लोन पेयर को लेगा, क्लोरीन पे प्लस आएगा और क्लोरीन फिर इस बॉन्ड को क्या करेगा, छीन लेगा। यहाँ किसका चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज का क्या होगा, रिअरेंजमेंट, और ये प्लस चार्ज फिर बेंजीन पे अटैक करके ये बना देगा। सेम चीज देखो, ये तो दोनों सेम हो गया, क्या दोनों सेम है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सेम रिएक्शन करने के लिए आप Cl के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, ये OH भी ले सकते हैं। अगर आप Cl के स्थान पे OH ले लें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी जो होता है ये ऐसे ही क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। आया समझ में। या आप इसके स्थान पे Cl को मिटा, अभी OH वाला एग्जांपल आगे आ रहा है तो मैं इसी में बता दूं, पहले उधर मिट गया। इस साल आप लोगों ने पढ़ा है, लास्ट ईयर तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, मतलब जो भी आपने चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ, ये तो सब लोग पढ़ाते हैं और हर टीचर बताता है और इसको हर टीचर अच्छा बताता है। बन गया, ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, यही वाला कीटोन बनेगा और ये कीटोन इस पर अटैक करके यही वाला प्रोडक्ट बना देगा। ऊपर वाले को बोलेंगे रिअरेंजमेंट प्रोडक्ट और ये कहलाएगा नॉर्मल प्रोडक्ट, जिसमें कीटोन जैसे बने वैसे अटैक करे वो नॉर्मल प्रोडक्ट होगा, रिअरेंजमेंट के बाद अटैक करे तो क्या कहलाएगा, रिअरेंज प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अच्छा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर एल्काइल हैलाइड भी हो और बेंजीन भी हो, दोनों प्रेजेंट हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट हो बेटा, एल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट हो और बेंजीन भी प्रेजेंट हो, तो ये AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से इसके साथ जुड़ के जैसे Cl निकालने लगेगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, कीटोन आएगा ना, तो यही बेंजीन इसी पर अटैक कर जाता है। इसमें अटैक हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे होता है ताकि रिंग जो बने वो स्टेबल बने। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बेंजीन भी है और एल्काइल हैलाइड भी है, AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, R पर प्लस आएगा और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर अटैक कर जाएगा और बन जाएगा प्रोडक्ट।
जी, दो रिंग बन जाएंगे। अब रिंग रिंग कैसे बनाएंगे आप? ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो एक 6 मेंबर रिंग के साथ दो 6 मेंबर का रिंग बन जाए, तो एक 6 मेंबर का रिंग और बना दिया हमने साथ। अच्छा, एक और बात बताएं यहाँ पे, अगर मान लो हमें कोई इसको नेफ्थलीन बनाना हो तो क्या करें? हमारी इच्छा हो कि हम नेफ्थलीन बना दें। अब इसी को अगर बढ़ाना हो, माया जाल बढ़ाना हो, तो हम बोल देंगे इसका रिएक्शन एसिपीडी से करा के हीट कर दें, एसिपीडी से रिएक्शन करा के हीट कर दें, और यहाँ पर बना एक कंपाउंड पी, और जो पी बना उसका रिएक्शन फिर हमने CH3Cl और AlCl3 से करा दिया। अब बताओ ये क्यू क्या बनेगा? पहचानो A2 B2 एसिपीडी से रिएक्शन करने पर नेफ्थलीन बन जाएगा, बोलो। और यहाँ पर ये नेफ्थलीन बन जाएगा। अब नेफ्थलीन पर सेम रिएक्शन करेंगे तो कहाँ पर अटैक हो? नहीं आया समझ में? तो ऐसे माया जाल फैलाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नाराज हो रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, सुनो एक बात सुनना ध्यान से, कि जब किसी मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स बनता है, जब जब इंट्रा, इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जैसे कहीं पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, 1 2 3 4 5 6 है ना, HCl 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, ये बहुत जरूरी आपको बताना था मुझे। अच्छा हुआ ये AlCl3 रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर जैसे ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बोकेटायन बनते, आधा कार्बोकेटायन बना था, उससे पहले ये न्यूक्लियोफाइल बनके इस पर अटैक कर देता। समझ में आ गया? तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एल्काइल हैलाइड और बेंजीन दोनों उपस्थित होता है, समझ में आ गया? एल्काइल हैलाइड और बेंजीन दोनों प्रेजेंट होता है, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, कितना डिग्री है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में केटायन बनने से पहले ये अटैक कर जाता है और यहाँ से Cl को बाहर भगा देता है। इसीलिए इसमें रिएलमेंट प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होता, बल्कि हमें क्या प्राप्त होता है? नॉर्मल प्रोडक्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर केटायन बनाते हैं, आप बुक्स में पाएंगे, तो यहाँ रिएलमेंट हो जाना चाहिए ना, रिएलमेंट होकर केटायन 5 मेंबर का रिंग बनना चाहिए था, तब ये रिएलमेंट, हाँ रिएलमेंट हो जाएगा अगर केटायन बनेगा। और केटायन कब बनता है? जब ये वाला कार्बन 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, हेलोजन 2 डिग्री और 3 डिग्री से जुड़ा हो, तो वहां पर केटायन बनता है। 1 डिग्री से जुड़ा हो तो केटायन बनने से पहले अटैक हो जाता है, इसलिए रिएलमेंट नहीं होता। याद रखेंगे इसको या भूल जाएंगे आप? याद रखेंगे, लेकिन ये 1 डिग्री, हाँ। अच्छा, एल्काइलेशन कैन आल्सो बी डन बाय एल्कीन्स एंड एल्कोहल्स, एल्काइलेशन एल्कीन और एल्कोहल से भी किया जा सकता है। कैसे भाई? इसमें केटायन ही तो बनता है, जैसे एल्कीन पर एसिड मिलाते हैं तो भी तो केटायन बनता है, तो एल्कीन और H+ का मुलाकात अगर होगी तो ये केटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये केटायन बेंजीन पर अटैक करेगा तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो अगर आप एल्कीन और एसिड और बेंजीन को साथ लाते हैं तो भी होता है, एल्काइल हैलाइड से तो होता ही होता है, साथ में एल्कीन से भी होता है, एल्कोहल से भी होता है। एल्कोहल और H2SO4 को अगर साथ में लाते हैं तो यहाँ पर आप मुझे बताएं, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जैसे बनेगा, जगह कम नीचे बना देता, ये H+ पहले यहाँ से इस लोन पेयर को लेगा और फिर इस OH को निकाल लेता है कि नहीं निकाल लेता? यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ। ये कार्बोकेटायन फिर इस पर अटैक करके आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन। तो याद रखना, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कैन आल्सो बी डन बाय एल्कीन्स एंड एल्कोहल, ठीक है। अगला, अब इससे रिएक्शंस कराएं तो बताइए क्या बनेगा? बता देंगे आप लोग। यहाँ पर क्या होगा? ये H यहाँ से OH निकाल देगा, यहाँ पर केटायन बन जाएगा, यहाँ केटायन बनेगा और ये इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा 6 मेंबर का रिंग, बन जाएगा ना? अच्छा, एसिपीडी से रिएक्शन करा दें तो एसिपीडी से रिएक्शन करा देंगे तो नेफ्थलीन बन जाए। अब ऐसे यहाँ पर इसे इतनी बार लिखो कि याद हो जाए, पक्का। ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो मुझे लगता है आप कर लेंगे, सवाल कर लेंगे आप लोग। हाँ बेटा, पीछे ये दूसरा सेम, अब H+ यहाँ अटैक करेंगे, H+ के अटैक से केटायन बनेगा, फिर ये केटायन अपने ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर सकता है। कितने मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप बताएं, बना दो मैं डायरेक्ट। ये H+ कहाँ जुड़ेगा? जल्दी से बता दो। ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर केटायन आएगा, और ये केटायन में रिएलमेंट होगा कि नहीं होगा? ये रिएलमेंट वाला केटायन बनेगा, और फिर ये केटायन बेंजीन पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें रिएलमेंट प्रोडक्ट संभव है कि नहीं संभव है? बताओ। संभव है। यहाँ पर क्या बनेगा? नहीं आ समझ में? ऐसे AlCl3 यहाँ से Cl चुरा ले, बना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, ये दोनों के आंसर सेम होंगे और दोनों में बनेगा ये, क्या हुआ? फ्रीडल का एसाइलेशन रिएक्शन। इसको यहाँ पे गलती का, ये कॉपी पेस्ट का नतीजा है, ये कॉपी पेस्ट की वजह से। अगर एनी हाउ बेंजीन पर एसाइल ग्रुप ला दो, एसाइल ग्रुप, ये इसे कहते हैं एसाइल। अगर आप बेंजीन पे एसाइल ग्रुप ला दो तो ये रिएक्शन कहलाता है एसाइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप ऑन बेंजीन इज नोन एज एसाइलेशन। ये कैसे कर सकते हैं? कोई भी ऐसा पोर्शन ले सकते हैं जो एसाइल के साथ लिविंग ग्रुप अटैच हो। जनरली एसिड हैलाइड एनसीईआरटी में लिया जाता है, पर इसके स्थान पे Cl के स्थान पे कोई भी ऐसा लिविंग ग्रुप प्रयोग कर सकते हैं जो इस RCO को छोड़ सकता हो। अभी तो एसिड हैलाइड ले लो, अगर हम RCO Cl से रिएक्शन कराते हैं AlCl3 से, तो वही कहानी फिर से होगी। ये AlCl3 यहाँ से लोन कर लेगा और फिर धीरे से यहाँ से Cl को छीन लेगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, और फिर ये कार्बोकेटायन जो होगा ये बेंजीन पे अटैक करके ये बना देगा प्रोडक्ट। OH ले सकते हैं, OR ले सकते हैं, OCOR ले सकते हैं, Cl के स्थान पे बहुत सारा भी आगे ग्रुप लिखा हुआ। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, इसमें रिएलमेंट नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो कार्बोकेटायन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये बैकबॉन्ड बनाता है, इसमें कितने भी लंबी कार्बन चेन आप बेंजीन पे जोड़ सकते हैं। ओके, ये इसका रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन आपसे किया जाए तो बता देंगे आप लोग क्या बनाएंगे? यहाँ से Cl निकालेंगे, यहाँ से Cl निकालेंगे, यहाँ से Cl निकालेंगे, यहाँ से OET निकालेंगे, और ये कार्बन जो होगा ये इनके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा सबने बेंजल्डिहाइड। नहीं, इसमें एसिटोफिनोन, इसका नाम क्या है? एसिटोफिनोन, और इसका नाम बेंजल्डिहाइड। इसमें बताओ, ये प्रोपेनोन ग्रुप आ जाएगा, इसमें भी प्रोपेनोन ग्रुप आ जाएगा। यहाँ लिविंग ग्रुप के स्थान पे हमने क्या लगा दिया? OET लगा दिया। ऐसे OH लगा सकते हैं आप। तो एस्टर में भी, एस्टर भी फ्रीडल का एसाइलेशन रिएक्शन शो करता है। एनसीईआरटी में एसिड हैलाइड लिखा। एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, क्योंकि एनहाइड्राइड का भी बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और ये बन जाता है क्या? लिखिएगा, ये टूट जाता है CH3COO+ और +O-। पक्का?
ये H+ भी ले सकते हैं, AlCl3 भी ले सकते हैं, RCH3CO इस बेंजीन पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा एसाइल बेंजीन। पक्का? ये बड़े थक गए आप लोग लग रहा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन को कैसे एन प्रोपाइल बेंजीन में बदलते हैं, हाउ बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू एन प्रोपाइल बेंजीन। हाँ देखो यहां पे हम ये तो ले नहीं सकते, यहां पे हम CH3 CH2 CH2Cl और AlCl3 ये नहीं ले सकते, फिर क्या करें? मैं बता रहा हूं, इसमें एसाइलेशन कर दो 3 कार्बन से। हाँ मैं सुन रहा हूं, आप लोग सब याद है आप लोग, ठीक है? ये Cl यहां से निकालें, ठीक है? बोलो। तो पहले इसका एसाइलेशन कर दें 3 कार्बन से, फिर क्या कर दें? CO ग्रुप को CH2 में कैसे बदलते हैं? यस, N2H4 OH- एंड वाटर। रेड फास्फोरस HI नहीं ले सकते क्योंकि वो फिर बेंजीन को भी प्रभावित करते हैं। HCl ZnCl2 HCl ले सकते हैं। अब यहां पर कितने रीजन लिया? 2 रीजन लिया ना। पहले क्या किया? एसाइलेशन, और दूसरा क्या किया बताओ? N2H4 NaOH प्लस वाटर। हो गया? अभी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? जैसे अगर मान लिया बेंजीन का रिएक्शन डाइक्लोरोमीथेन से कराएं और रेशियो 1:1, मतलब समझ गए कि एक बेंजीन है और एक ये मॉलिक्यूल है, तो कोई नहीं, ये AlCl3 एक Cl को चुराएगा और ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और ये क्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो बेंजीन की मात्रा 2 है तो पहले वाला Cl हटेगा, तो ये बन जाएगा और फिर एक बेंजीन यहीं पर उपस्थित होगा ना, इसका रिएक्शन फिर से AlCl3 से करा दें, AlCl3 और बेंजीन। बोलो, इसमें पहले AlCl3 मिला दें, AlCl3 तो है ही है, और साथ में ये बेंजीन से रिएक्शन करेगा, सेकंड बेंजीन से, और क्या बना देगा? ये बाई बेंजीन। इसको यहां पे क्या करें बताओ? अगर ये दोनों 1:1 के रेशियो में है तो मतलब एक बेंजीन है, ये क्लोरोफॉर्म, तो एक Cl हटेगा और यहां बेंजीन पर एक हाइड्रोजन के साथ 2 Cl जुड़ जाए। पक्का? अच्छा, अगर हम यहां पर बेंजीन की मात्रा ज्यादा लेने तो ये बारी बारी से तीनों Cl हटेंगे। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? तो 3 बेंजीन आ जाए, नहीं आए तो बता देना। अच्छा, अगर 4 बेंजीन ले लें तो, अगर रेशियो 1:1 ले तो ये बन जाएगा CCl3, परंतु 4 बेंजीन लेंगे तब भी मैक्सिमम 3 ही जुड़ता। तो याद रखना, 4 बेंजीन लेने के बावजूद भी मैक्सिमम बेंजीन कितने जुड़ेंगे? 3, और एक नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे 4 बेंजीन जो है बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जुड़ नहीं पाती। ये प्रैक्टिकली पाया गया। किसको? AlCl3 है इसमें से, ये देखो ये है AlCl3, यहां से लोन कर लेगा, फिर यहां कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, यहां प्लस आएगा, फिर ये बेंजीन से जुड़ जाएगा। सिंपल, हमें कुछ सोचना नहीं, और जो सोचना मैं अलग से बता दूंगा। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। क्या हुआ? लेकिन आप लोगों का वो क्या हुआ? यह चैप्टर हम आपको 5 मिनट ब्रेक दे देते हैं और फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं। इधर देख, बात नहीं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब उसके बाद सुनो, सर नहीं, जेई नहीं पढ़े, जेई पढ़ाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जेई आप जेई तो पढ़ाए कौन से सर? क्या बोले थे? नहीं नहीं सर, ये देखो तुम्हारे जेई लेवल तक कभी मैं पढ़ाया नहीं हूं। मैं जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ये गारंटी है। जेई एडवांस लेवल के लिए थोड़ा मैंने घुमाया नहीं आपको अभी, उसमें कई बार घुमाते, सेम कंसेप्ट में घुमा के पूछते हैं, मतलब आप फुर्सत में फिर पढ़ते हैं, फिर वो मामला थोड़ा और फुर्सत वाला होता है। हाँ नहीं, वो आपको पढ़ना ही नहीं, नो नीड टू, आपको उतना ही पढ़ना है जो बेसिक है। ये हम सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक है ये। एक्चुअली वो मैं रटा नहीं रहा हूं, हर चीज का मैकेनिज्म बता दे रहा हूं तो भारी लग रहा है। सुनो, सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है? बेंजीन में SO3H ग्रुप का इंट्रोडक्शन सल्फोनेशन होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप इन बेंजीन इज नोन एज सल्फोनेशन। ये काम हम इनमें से किसी रीजन से कर सकते हैं। हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कर सकते हैं, याद रख लेना। हम फ्यूमिंग H2SO4 ले सकते हैं। फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है? फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है कि H2SO4 में अलग से SO3 मिला दो, अब दोनों को जोड़ दो तो H2O7, ये इसी को ओलियम भी कहा जाता है। इसी क्या कहते हैं हम बताओ? ओलियम। कहीं पर H2SO4 SO3 लिखा हो, सुन तो लो, कहीं पर फ्यूमिंग H2SO4 लिखा हो, कहीं पर ओलियम लिखा हो, कहीं H2H2O7 लिखा हो, या SO3CCl4 लिखा हो, बेंजीन के सामने हमेशा बेंजीन पे SO3 ग्रुप आ जाएगा। दिमाग लगाना नहीं यहाँ पे। मैकेनिज्म क्या होता है? H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे। देखो इसमें तो SO3 अलग से होता है, बात नहीं, इन सब में SO3 अलग से होता है। इसमें H2SO4 कैसे बनता है? H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक बनाता है SO3 बनाता है SO3 HSO4 माइनस और H3O प्लस का फॉर्मेशन करता है, ये इनके मिलने से। और फिर जो SO3 है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और ये बेंजीन पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल जानते हैं आप लोग? जैसे ये इसकी तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और खूब सारा पॉजिटिव चार्ज।
और यहाँ पर ये रेजोनेंस करता रहता है, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो ये माइनस एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। ये बेंजीन पे अटैक करेगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसमें जो HSO4 बना है ये यहाँ से H उड़ाएगा, ये बनेगा H2SO4, फिर इसको जो H+ है H2SO4 भी दे सकता है, और H3O+ यहाँ से भी मिल सकता है, और ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर आप इसका रिएक्शन SO3H का रिएक्शन पानी से करा के हीट कर दें तो वापस से फिर ये निकल जाएगा और ये बेंजीन बन जाता है। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। इस रिएक्शन में स्लो स्टेप जो होता है वो ये वाला स्टेप होता है, क्योंकि HSO4- वीक बेस होता है। ये क्या होता है, वीक बेस। तो ये HSO4 यहाँ से हाइड्रोजन को स्लो निकालता है, तो यहाँ पर इसके रेट पर आइसोटोप का प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के डी लगाओगे तो इसके रेट पर आइसोटोप का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर रेट क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ आइसोटोप्स इज सीन ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के रेट पर आइसोटोप का प्रभाव, अर्थात इसमें बेंजीन पर रिएक्शन तेज होगा, ड्यूटेरेटेड बेंजीन पर रिएक्शन स्लो होगा, और ट्राइटेटेड बेंजीन पर रिएक्शन क्या होगा, और स्लो होगा। HCT6 H6D6, अरे यार ये मेरी करीब 6वीं क्लास और सर में दर्द भी ज्यादा है। अरे ये तो काम करवा रहे हैं आप, ताली बजा बजा के खाली काम करवा रहे हैं। ओके, बना लिया आपने पक्का। तो याद रखना ये, अब ये सल्फोनेशन। अच्छा, इसमें याद रखना इस रिएक्शन में अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन पानी से करा के हीट कर दें तो वापस हमें बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हम वापस किससे करा दें, वाटर से करा के हीट कर दें या स्टीम से करा दें, तो हमें फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, याद रखिएगा, ये बेंजीन प्लस SO3, मतलब बेंजीन हमें वापस प्राप्त हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डीसल्फोनेशन रिएक्शन। ओके, अब 2 रिएक्शन और बचे हैं, क्लोरीनेशन और नाइट्रेशन। क्या बचे हैं, क्लोरीनेशन और नाइट्रेशन, वो भी खत्म कर दें तो चैप्टर खत्म। और वो छोटे छोटे 5 मिनट, हम सिर्फ NCERT वाले खत्म कर रहे हैं। इसके कुछ रिएक्शन और भी हैं, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, और एक ब्लांस क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, लेकिन ये आगे चैप्टर में आएंगे, तो ये हम वहीं पे पढ़ेंगे। तो जाएंगे वहां भी तो पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ हल्का सा पढ़ते हैं, बाकी वहीं पे पढ़ेंगे। अब 2 रिएक्शन और बचे हैं, ये है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। थोड़ा सा और, बस 5-10 मिनट और सुनो। अगर आप बेंजीन का रिएक्शन एनी हाउ हेलोजन ला दो तो इसे हेलोजिनेशन, बेंजीन को हेलोबेंजीन में बदल दो तो इसे हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और वो सभी रिएजेंट बेंजीन को हेलोबेंजीन में बदल देते हैं जहां पर H+ बनता है, हेलोनियम आयन। जहां भी हेलोनियम आयन हो, क्या हो, हेलोनियम आयन, वो सभी बेंजीन को हेलोबेंजीन में बदल देते हैं, वो सभी रिएक्शंस जहां भी हेलोनियम आयन बने। अब आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां जहां हेलोजन देखा, जैसे यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, इसके स्थान पे हम ले सकते हैं, जैसे बात नहीं, Cl2 लुबिक एसिड, लुबिक एसिड में AlCl3, FeCl3 या Fe एटसेट्रा। इसके स्थान पे कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड भी ले सकते हैं। Cl2 क्या, मैं X2 लिख देता हूं, लिख भी यहाँ पे X2, ठीक है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, X2 और लुबिक एसिड अगर नजदीक आते हैं तो ये हेलोजन के 2 हेलोजन में से एक हेलोजन के लोन पेयर को लुबिक एसिड ले लेता है, ठीक है। और फिर ये एक हेलोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे हेलोजन पर नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा, अभी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लोन पेयर को किसने ले लिया, लुबिक एसिड ने। तो ये हेलोजन क्या हो गया, याद रखिएगा, यहाँ से X+ और X- के बीच का जो बॉन्ड है ब्रेक कर जाएगा, एंड वी गेट X+ और X AlCl3। आपको बताऊं, ये जो आज आपने एक लेक्चर पढ़ा ना, इसको हम लोग जब पहले में पढ़ते थे तो 3-4 लेक्चर लगते थे, मतलब ये 3-4 लेक्चर में हम इसे पढ़ते थे। तो आपके लिए हेड्स अप कि आप लोगों ने इतनी मेहनत किया। बाकी इस एरोमेटिक केमिस्ट्री को खत्म करने में 3-4 लेक्चर लग जाते हैं। एक लेक्चर में तो सिर्फ बेंजीन का फॉर्मेशन और बेंजीन का जनरल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, एक लेक्चर में सिर्फ फ्रीडल ट्रैप एल्काइलेशन, और एक में फ्रीडल ट्रैप एसाइलेशन, बाकी एक में सब सारे। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट आपने एक दिन में कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आप लोग बहुत फास्ट समझ रहे हैं। पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे ये भी संदेह आ रहा है। बस ये 10 मिनट और समझना है, फिर छोड़ दूंगा। सुनो, क्या ले सकते हैं, अभी उसको भी लेंगे, उसको भी ले सकते हैं आप, अभी सारे रिएक्शंस लेंगे, ये बनेगा, ठीक है। और फिर मुझे बताइए, जो हेलोजन, इधर देखो, ये जो हेलोजन अपने पुराने साथी को छोड़ के भागा है, यहाँ पे भाग के गया है ना, ये ऐसा नहीं, ये फिर से इसको भी छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम की औकात नहीं कि हेलोजन को संभाल पाए, समझ में आ गया। ये X फिर से इसको छोड़ के भाग जाता है, और ये X- और AlCl3 बन जाता है। ये डरा रहे हैं, है ना, डरा रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना, इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, X, और ये X क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल। इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, और थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ये X जो है -H उड़ा लेगा, तो इसमें साइड में क्या बनेगा, HX, ठीक है। इसमें सावधानी क्या है, सावधानी है कि X2 के स्थान पे हम Cl2 या Br2 ही लेते। अच्छा, वही वाली सावधानी, X2 के स्थान पे हम F2 या I2 नहीं लेते। अच्छा, रीजन आपको बता दूं इसका, X2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर में F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव की वजह से वायोलेंट, फिर क्या हो जाता है, Cl2 वापस क्या होता है, Br2 एंड I2। हाँ, अगर आप किसी और मेथड से लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस मेथड से सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। X2 के अलावा जितने सारे कंपाउंड X+ बनाते हैं वो लोग भी इस रिएक्शन को अंजाम देते हैं। तो X2 के अलावा अदर रिएजेंट which give X+, so ESR reaction which benzene। इतना डिटेल पढ़ के इतना कम समय में कोर्स खत्म करना ये आप ही के बस की थी। अदर रिएजेंट which give X+, so मैं बाकी सॉरी नहीं बोल सकता कुछ। अदर रिएजेंट which give X+, so ESR reaction with benzene। क्या हुआ, अदर रिएजेंट which give, हाँ एक होगा, लेकिन जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद जब रिवीजन होगा उसे,
नीट के एग्जाम से पहले फुल रिवीजन, इंपॉर्टेंट रिवीजन एक बार में। ओके ठीक है, या तो सुबह 6 से रात को 6 बजे तक, या तो रात को 6 से सुबह 6 बजे तक 12। ठीक है, यहां पर हम ये सुनो कौन कौन से रिएक्शन, जैसे HOCl, HOX, HOX किसमें टूटेगा, OH माइनस और X प्लस, है ना। HOX भी ले सकते हैं, यहां पर HOX के स्थान पे क्या ले सकते हैं, यहां पर HOX में भी HOCl, HOBr, HOI, पक्का बेटा। तो अगर आप इनसे भी रिएक्शन कराएंगे तो भी हेलोजेनेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या बेटा, लुइस एसिड HOF नहीं लेते क्योंकि F का आयन ज्यादा होता है, HOF नहीं लेते, क्या मतलब हम लेते नहीं रिएक्शन HO, अभी बात करते हैं, अभी हम और चर्चा करेंगे तो डिले हो जाएगा, समय नहीं, नोट कर लो, नो इधर उधर चर्चा। दूसरा ले सकते हैं इंटर, अभी मेरा दिमाग से है कि जल्दी से करता हूं, इंटर हेलोजन कंपाउंड ले, IX, इंटर हेलोजन कंपाउंड जानते हैं आप लोग, दो अलग अलग हेलोजन, जैसे ICl, I बिहार, बिहार Cl, ClF, ये ले सकते हैं। इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बेंजीन पे अटैक करेगा, इसमें कौन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट विल अटैक ऑन बेंजीन एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट विल हैप्पी विद H, है ना, वो H लेके हैप्पी खुश हो जाएगा, जहां से अटैक करेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका हेलोजेनेशन रिएक्शन की कहानी थी, ये समाप्त हो गई। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा आप इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, है ना। HOCl से डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते, बता दो क्या बनेगा, क्लोरो ब्रोमो क्लोरो बना लेंगे आप, मतलब मेरा लिखना बेकार हुआ, कोई मतलब नहीं मेरा लिखना, अरे थोड़ी इज्जत तो किया होता सर, सोच रहा हूँ, सोच के बता रहा हूँ, थोड़ी इज्जत तो किया था, थोड़ा सोचने दो सर, बताना है, ये तो लिखते ही जवाब रहने दो, हो गया, चलो ठीक है, ले लो ना भाई, आइडो बेंजीन बना लो, ले सकते हो। IF का बॉन्ड, IF मिलता नहीं क्योंकि I और F के बीच में साइज का अंतर की वजह से वो खुद ही नहीं रहता। अब जाने वाले को कौन रखता, लास्ट रिएक्शन आप जैसे नाइट्रेशन, यार कचौड़ी मंगा दिया था बच्चों को, अंबे वाली कचौड़ी मंगा दिया। सुनो, अगर आप बेंजीन का पर किसी तरीके से इन प्रकार एनी हाउ किसी तरह बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब ये आप इसके लिए कोई भी, इसके लिए कौन से इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं, इसके लिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन। अब यहां पर कौन सा नाइट्रोनियम आयन ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3, इसे मिक्स एसिड कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, मिक्स एसिड, दो एसिड का नहीं कहा दिया, दूसरा कॉन्सेंट्रेट HNO3, तीसरा और क्या ले सकते हैं बता दो, और N2O5, N2O5 से भी क्या बनता है, NO2 प्लस, और क्या बनता है NO3 माइनस, और क्या ले सकते हैं बताओ, और कुछ बता दो भाई, ए भाई एक काम करो, इसके अलावा जो भी NO2 बना है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, एटसेट्रा विच गिव NO2 प्लस, बस बाकी आगे आ जाएगा तो लिख लेंगे। ओके अभी दिमाग हो चुका है ब्लॉक। H2SO4 और HNO3 कैसे रिएक्शन करते हैं, अच्छा अब आ रहा क्या, आ रहा हिले छपरा हिले, बोर्ड भी हिले है, मुझे जगह चाहिए था। H2SO4 और HNO3 अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, ये सबसे पहले ये आपस में रिएक्शन करते हैं, देखो इसका H HNO2 के OH से जुड़ जाता है तो बन जाता है प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, और प्लस बन जाता है HSO4 माइनस। अब मुझे बताओ अब इसमें कौन टूटेगा आगे, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है ये वापस टूट जाएगा, इसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा H2O प्लस NO2, ये इसकी समरी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बना था और वापस ये टूट जाता है तो एक H2SO4 प्लस HNO3 अगर आपस में मिलते हैं तो इट गिव, मैं क्यों बार बार रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहा हूं, पहला तो रिवर्सिबल होता है एसिड बेस, दूसरा बन गया ये बन जाएगा H2SO4 प्लस HNO3, ये बनाएगा HSO4 माइनस प्लस पानी प्लस NO2 प्लस नामक इलेक्ट्रोफाइल। इसमें ये जो NO2 प्लस है इट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, HSO4 माइनस न्यूक्लियोफाइल। और बस एक सवाल पूछा गया था जेई में कि जब मिक्स एसिड का रिएक्शन करते हैं नाइट्रेशन तो उसमें एक ब्रोंस्टेड एसिड होता है एक ब्रोंस्टेड बेस होता है, तो कौन ब्रोंस्टेड एसिड कौन ब्रोंस्टेड बेस है, यह है ब्रोंस्टेड एसिड और यह है ब्रोंस्टेड बेस, यह है ब्रोंस्टेड एसिड, यह है ब्रोंस्टेड बेस, जानते हैं आप लोग, इसको पूरा लिख दूं मैं फुल फॉर्म, है ना। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन पे अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल बन के क्या करेगा, H को छुड़ाएगा, वही तीन स्टेप, सेकंड स्टेप इसमें भी आइसोटोप का प्रभाव पड़ेगा, ये नाइट्रेशन। अब बस ये हमारे इंपॉर्टेंट हमारे एनसीईआरटी में लिखे हैं 5 रिएक्शन, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, फिर का एल्काइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन आया, यही 5 रिएक्शन आप हर जगह पाएंगे लगभग। जैसे अगर आपसे कोई क्लोरोबेंजीन बना दिया
ये क्लोरोबेंजीन। अब ये हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चैप्टर का हेलो एरीन खत्म। हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स में हेलो एरीन बनाने का तरीका आ गया, बेंजीन पे रिएक्शन करके हमें बना लेंगे। हेलो एरीन बनाने का क्या तरीका होता है, बेंजीन पर रिएक्शन कर दो किसके साथ में, Cl2 और AlCl3 का, तो बन जाएगा पक्का। और भी एक दो तरीके हैं तो वहां पे देख लेंगे। और दूसरा यहां पर अगर हम इसका रिएक्शन वापस अगला रिएक्शन यहां करें Br2 AlBr3 या X2 ले लेता हूं, X2 AlX3 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस HNO3। अच्छा नेक्स्ट यहां पर RX प्लस AlX3 RCOX प्लस AlX3, यहाँ पे ओलियम फ्यूमिंग H2SO4। बताओ क्या करोगे, सेम रिएक्शंस हो गए। क्या है ऑर्थो और पैरा पे, इसमें मेजर कौन होगा, मेजर पैरा होगा बस। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर X और यहाँ पर ऑर्थो। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मेजर पक्का। आपको हेलो बेंजीन हेलो एरीन्स के सारे रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं। सिर्फ एक बार आप हेलो बेंजीन बनाने का तरीका अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, अल्कोहल का SOCl2 PCl5 और PCl3 और डार्जन रिएक्शन को पहला मेथड जो दिया, एक रीडिंग एनसीईआरटी से कर लेना। तो आप अपना AITS जाने से पहले एक रीडिंग आप क्या करेंगे, अपने हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स की रीड करेंगे, आप देखेंगे उसमें क्या क्या आपको आता है, क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चीजें हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट जो है बचा है, यहाँ पर बना लेंगे ना सारे आप। ये हेलो बेंजीन का क्या होगा, हेलोजिनेशन, ये हेलो बेंजीन का नाइट्रेशन, ये हेलो बेंजीन का एल्काइलेशन, ये एसाइलेशन, ऐसे जो भी रिएक्शन आपको दिया जाए आप कर लेंगे। लेकिन हेलो बेंजीन में पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का एडिशन रिएक्शन, अब देखो इसको लिखना, बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि एडिशन रिएक्शन में वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाता है, लेकिन दो कंडीशन में एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। विगरस कंडीशन, जानते हैं कौन सी कंडीशन, अंडर वेरी हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर। अब अगर बेंजीन का रिएक्शन हम 3 हाइड्रोजन की मात्रा 3 और निकल की उपस्थिति में कराएं और करीब 600-700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये बेंजीन किसमें कन्वर्ट होता है, बताओ, साइक्लोहेक्सीन, है ना। एक और अगर आप किसी अंडर अल्ट्रावायलेट कंडीशन, मैंने ये बताया था आपको जब Cl2 का रिएक्शन हमने कराया था, वहां पर बताया था। देखो बेंजीन का रिएक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा, अंतर बेंजीन का रिएक्शन अगर कोई कराए Cl2 AlCl3 तो एक क्लोरीन यहां पर आता है और ये HCl बन जाता। अगर इसी बेंजीन का रिएक्शन हम कराएं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, 6Cl2 और AlCl3 कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जिसके 6 कार्बन पे बेंजीन आ जाता, 1 2 3 और प्लस 6 HCl। याद रखना सेम रिएक्शन अगर कराते वक्त याद रखना, अगर हमने यहाँ पे Cl2 के साथ HNO लिख दूं या Cl2 के साथ हाई हीट लिख दूं तो फिर वो ये रिएक्शंस नहीं होगा। ये अगर AlCl3 हो तो रिएक्शन होगा फ्रीडल ESR रिएक्शन, और अगर HNO होगा ये होगा FRSR, फ्री रेडिकल नहीं, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ sp3 कार्बन है नहीं। फिर बताओ कहां जुड़ेगा, ये Cl2 की मात्रा हम 3 ले लें तो बताओ ये Cl2 कहां जुड़ेगा, जल्दी से बताओ। ये बेंजीन के तीनों बॉन्ड टूटेंगे और ये बन जाएगा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सामने लिखा। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड कई आइसोमर्स होता है, अल्फा बीटा गामा। इसका गामा आइसोमर को गैमेक्सीन कहा जाता है, लिंडीन कहा जाता है, ये नाम इसका लिखा है, गैमेक्सीन होता है। इसको 666 भी कहा जाता है ना। और गैमेक्सीन लिखा, ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है, ये बताया क्या मैंने आपको, बताया है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी रखता। ठीक है, ये सावधानी याद रखना, एक सावधानी और याद रखना, जैसे मान लो मिथाइल बेंजीन, बहुत ध्यान से देखना, अगर मिथाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाया गया और टेस्ट में Cl2 के साथ लिखा हो AlCl3 तो ये रिएक्शन हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट, सॉरी ये रिएक्शन हो जाएगा क्लोरीनेशन ESR, ये ESR। लेकिन अगर यहीं पर रिएक्शन लिखा हो Cl2 के साथ HNO या हीट लिखा हो तो रिएक्शन फर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये sp3 कार्बन वाले हाइड्रोजन पर अटैक हो। ऊपर के रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा अटैक होगा, ऊपर के रिएक्शन में क्या अटैक होगा, ऑर्थो और पैरा। बेंजीन हीट डेढ़ा बन गया है ना। अच्छा यहाँ पर 1:1 नहीं आया समझ में, तो ये sp3 कार्बन पे HNO जब होता है तो sp3 कार्बन पे अटैक होता है, और अगर AlCl3 होता है तो Cl प्लस Cl माइनस बनता है और वो फ्री रेडिकल ESR होता है। ये अंतर याद रखना आप लोग, ये अक्सर परेशान आपको फंसाया जाता है पूछ के, है ना। तो इसी के साथ कंबशन नहीं, अभी खत्म, कंबशन हम पढ़ चुके हैं। जितने कार्बन है CO2 बना दे, हाइड्रोजन को वाटर बना दो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, जो जनरल फार्मूला बने बना लो पक्का। इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये अगर कभी आप टोबैको जो होता है, टोबैको सिगरेट बीड़ी जो होता है या नहीं, इसका इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है, इनकम्प्लीट कंबशन जो सिगरेट पीते हैं लोग, जो धुआं होता है वो कंप्लीट कंबशन नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है तो वो जलता बहुत तेजी से, वो जो अधूरा जलता है और उस अधूरे में ये पॉली न्यूक्लियर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ गया। और ये जो है हमारे बॉडी में घुस के हमारे डीएनए के नेचर को चेंज कर देता है, और डीएनए के नेचर के चेंज करने की वजह से डीएनए कभी-कभी नेचर चेंज अचानक सेल का ग्रोथ बढ़ा देता है, सेल डिवीजन बढ़ा देता है, उस चक्कर में ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं। कभी-कभी डीएनए जो है सेल्स की जो है वर्किंग एफिशिएंसी घटा देता है, तो सेल्स डेड होने लगते हैं, तो भी कैंसर होता है। तो कैंसर कारक, कैंसर उस धुएं से नहीं होता क्योंकि फेफड़ा उस धुएं को निकाल देता है, उसे फिल्टर कर देता है। प्रॉब्लम होती है उससे जो इनकम्प्लीट कंबशन से बनने वाले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा आपने सुना होगा सिगरेट पीने वाले को जितना नुकसान होता है उसके बगल रहने वाले को भी उतना ही नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि उसका जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, वो जो धुआं है उसमें ये जो कंपाउंड्स है उसको प्रभावित। तो इसलिए हमेशा बीड़ी पीने वालों से दूर रहें, और शिल्पा शेट्टी की बात बिल्कुल ना माने, बीड़ी जलाई ले जो बोलती है ना। क्या चीज, हाँ ये मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इसे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डे। जैसे ये हेलो एल्केन हेलो एरीन्स आ गया, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में उनका इंट्रोडक्शन नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म बताने का समय नहीं है, जेम डाइहाइलाइड सिर्फ इसका प्रिपरेशन। इसको बनाने का एक तरीका होता है कि अल्कोहल से हम बनाते हैं, ये आपके एग्जाम में आएगा। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि अल्कोहल जो होता है, यहाँ पढ़ा नहीं रहा, एक बार सुन लो जो आपके टेस्ट में आ सकता है। सुनो, एल के चार्ट्स बना लो और इसे देख लेना। अल्कोहल का रिएक्शन Na से कराए तो रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन।
एल्कोहल में नमक मिलाओगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Cl माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये OH को रिप्लेस नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप इसमें आप NaCl से पहले NaCl है ना विद H2SO4 मिला देंगे, मतलब आप NaCl से पहले इसमें H2SO4 मिला दें और फिर इसमें NaCl मिला दें, तो ये H2O, ये OH यहाँ से OH हटा देगा और Cl यहाँ जुड़ के RCl बना देगा। यदि इसका रिएक्शन HX से करा दें, HX जानते हैं आप लोग, तो HX में H2SO4 वाला H भी है जो OH को हटाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ भी जाएगा और ये बन जाएगा RX। आया समझ में? यदि याद रखना, अगर यहाँ एक और तरीका है, इसका रिएक्शन PCl3 से करा दें, PX3, तो PX3 के साथ इसमें 3 एल्कोहल एक PX3 से रिएक्शन करते हैं और ये बन जाते हैं 3 RX और प्लस POH का होल थ्राइस जो कि H3PO3 में बदल जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे PX5 के साथ, तो देखो इसका एक X जुड़ता है R के साथ, एक X जुड़ता है H के साथ और बाकी O जो है जुड़ जाता है P के साथ, तो ये बन जाता है RX प्लस POX3 प्लस HX। आया समझ में आपको? अगर इसका रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो इसका एक Cl जुड़ता है RCl प्लस SO2 और प्लस HCl। अच्छा आपको बता दूं, यहाँ इसको डार्जन रिएक्शन कहा जाता है। डार्जन रिएक्शन होता है, आपको बता दूं, यहां पर ये रिएक्शन या तो ईथर की उपस्थिति में होता है या नाइट्रोजन बेस, या तो ईथर की उपस्थिति में होता है या तो नाइट्रोजन बेस। ओके, और इतना ही है मेरे ख्याल से आपको जानना है। इसमें ये जो मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है यदि, और SN2 भी। SN1 SN2 दोनों होने के चांसेस हैं। अब कब SN1 होगा सुन लो आप, देखो SN2 कब होगा, जब एल्कोहल में R प्राइमरी हो, व्हेन R इक्वल टू 1 डिग्री या मिथाइल हो तो SN2 होगा, नहीं तो हर केस में इन रेस्ट ऑल सब में क्या होता है बताओ, रिमेनिंग ऑल, बोलो SN1 होगा तो रिएजमेंट होगा, SN2 होगा, तो आगे हम पढ़ाएंगे सब। PX3 का मैकेनिज्म हमेशा SN2 होता है। सुनो, PX3 से रिएक्शन के वक्त अगर OH जिस कार्बन पर है वो R कॉन्फ़िगरेशन का है तो रिएक्शन के बाद वो S आएगा, कॉन्फ़िगरेशन बदलता है। PX3 का मैकेनिज्म, PX5 का मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, ये SN2 और SNI दोनों होता है। SN2 और SNI हम आगे आपको बताएंगे, ये नहीं जानना आपको। अच्छा, इसमें जो मैकेनिज्म होता है, इसका मैकेनिज्म ईथर के साथ में SNI होता है, ईथर के साथ क्या होता है SNI और इसके साथ क्या होता है SN2। आया समझ में आपको? SN2 ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, यही रिएक्शन सारे डिटेल आगे लिखे गए हैं, प्लस इसमें क्वेश्चंस बस बचे नहीं। बस एक ल्यूकास टेस्ट आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि जब HX से रिएक्शन कराते हैं, जिंक क्लोराइड लेते हैं तो टर्बिडिटी होती है प्राइमरी में गरमाने पर, सेकेंडरी में 2 से 5 मिनट, टर्सरी में तुरंत। ये रिवीजन आप कर लेंगे आप लोग, तो एक बार आपने जो पिछला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करके चले जाना, और इसी के साथ ये आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। ये कहां गया, बस थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। यहाँ 55 तक लेना।